नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का हमारा जो चैप्टर नंबर 3 रहेगा, जिसका नाम क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर के ऊपर आप लोगों को मैं 2 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। लगभग 70% चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, ये आखिरी लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं सभी टॉपिक को हम समझ लेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी इसी पीपीटी में आगे और एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में जो हमने आखिरी टॉपिक समझा था, उसमें हमने भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसे हैं, संबंध की हमने बात कर ली थी। उनके बीच, उन दोनों देशों के बीच में कैसे रिलेशन है उसकी हमने बात कर ली थी। और आज की इस वीडियो की शुरुआत होगी भारत और अन्य पड़ोसी देश। ठीक है, इस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में वैसे हम क्या समझने वाले हैं, भारत के साथ साथ उसके अन्य पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान के अलावा, उन देशों के साथ इंडिया के संबंध कैसे हैं, उन देशों की इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश संबंध की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम नकारात्मक संबंध को समझेंगे। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रिलेशन भी है, कुछ पॉजिटिव रिलेशन भी है ना, कुछ सकारात्मक यानी कि कुछ अच्छे संबंध भी है भारत का बांग्लादेश के साथ, कुछ बुरे संबंध भी है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत बांग्लादेश के बीच में नकारात्मक संबंध की। देखिए, तो भारत और आप सभी को पता है कि हम गंगा नदी की बात कर ले, हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर ले, तो ये भारत से बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर सबसे पहला जो नकारात्मक संबंध आप यही बताएंगे कि दोनों देशों के बीच में क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के जल के हिस्सेदारी को लेकर, बंटवारे को लेकर मतभेद रहता है हमेशा। ठीक है जी, क्योंकि इंडिया से होकर गुजरता है तो इंडिया ज्यादा इस्तेमाल में ला लेगा, या फिर कई बार जो बांध होते हैं, बांध को बंद करके पानी को रोक लिया है ना, तो इस वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है जी, अब देखो, भारत की जो सरकार है वो बांग्लादेश से बहुत सारे कारणों से नाखुश है ना। इंडियन गवर्नमेंट कई कारणों से बांग्लादेश के साथ नाखुश है, जैसे कि भारत में अवैध प्रवास होता है। आप सभी को पता है कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो भाग के कहाँ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं अवैध रूप से। लेकिन जो बांग्लादेश है इस बात को मानता नहीं है। ढाका जो है, आप सभी को पता है कि जो ढाका है वो बांग्लादेश की राजधानी है, तो ढाका जो है हमेशा खंडन कर देती है। मतलब बांग्लादेश की सरकार इस बात को नहीं मानती कि भाई उनके देश के लोग हमारे इंडिया में आ जाते हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से। भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, जो भी भारत विरोधी जितने भी इस्लामी संगठन है ना, जो जमात आई थिंक संगठन को ही बोला जाता है, तो उनको क्या करता है बांग्लादेश, सपोर्ट करता है, उनको समर्थन करता है। इस वजह से भी भाई भारतीय सरकार नाराज है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार। जैसे कि अगर आप पूर्वोत्तर भारत को देखोगे, पूर्वोत्तर भारत का कुछ आप सभी को पता है कि कुछ इस टाइप से हमारा मैप बनता है। और यहाँ पे इस जगह पे क्या है, इधर का एरिया पूरा बांग्लादेश का है और इधर हमारा पूरा पूर्वोत्तर राज्य पर जाता है ना। तो कई बार जैसे भारतीय सेना को ना, जैसे ये तो भाई अब मान लो कि अब यहाँ पे हमारे कोई भारतीय सिपाही का एक जत्था है जो कि उसको पूर्वोत्तर भारत में जाना है, तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा है ना। लेकिन अगर बांग्लादेश रास्ता दे दे तो शॉर्टकट रहेगा भाई, यहाँ से निकल जाएगा, हमारे सिपाही जो इधर से निकल जाएंगे है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बांग्लादेश भाई हमारे सैनिकों को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए, पूर्वोत्तर भाग में जाने के लिए अपना रास्ता नहीं देता। इससे भी भाई दोनों देशों के बीच में संबंध पूरे खराब रहते हैं। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले से भी भाई संबंध बिगड़े हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक गैस है उसका निर्यात बांग्लादेश हमें नहीं करना चाहता, मना कर देता है कई बार, इससे भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मामले भी शामिल है। मतलब जब म्यांमार भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात कर रहा होता है, हमें दे रहा होता है, तो उस समय बांग्लादेश अपना रास्ता नहीं देता, अपने इलाके से व्यापार करने नहीं देता है। ये भी पॉइंट आप बताए इसमें। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो, बांग्लादेश की जो सरकार है वो भारत पर क्या आरोप लगाते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये सारे आपको नेगेटिव संबंध में ही बताने हैं, जब आप नकारात्मक संबंध की बात करेंगे उसी में आपको बताने है ना। तो भारतीय सरकार नदी जल की हिस्सेदारी में के सवाल पर अगर हम बात करें तो दादा की तरह बर्ताव करता है, मतलब दादागिरी दिखाता है। जो नदी जल बंटवारे की अगर हम बात करते हैं तो
इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें दादा की तरह बर्ताव करती है ना, ये बांग्लादेश का आरोप है। और साथ ही साथ भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने का आरोप लगा हुआ है। जो चटगांव क्या है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, चटगांव पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करें जो कि बांग्लादेश में, तो वहां पे जो भी हिंसा वगैरह होते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि ऐसा मानना है बांग्लादेश सरकार का कि उसमें इंडिया का हाथ है कहीं ना कहीं, है ना। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी का आरोप है। सेंधमारी मतलब कि वही है कि भाई नजरे टिका रखा है, नजरे गिरा रखा है ना, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। तो बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस पर भारत क्या कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है ना, ये आरोप लगता है। व्यापार में बेईमानी किया है, भारत ने क्या कर दिया भाई, व्यापार में बेईमानी कर दिया, ऐसा भी आरोप बांग्लादेश के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, तो ये सारे आप संबंध बता दोगे, ये सारे नेगेटिव जो रिलेशन है उसमें आप बताएंगे। अब कुछ सकारात्मक संबंध भी है, भारत बांग्लादेश के बीच में कुछ सकारात्मक संबंध भी है। कौन कौन से सकारात्मक संबंध है उसकी हम बात करें तो देखो, भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे कि पिछले 20 वर्षों की बात करें तो इन दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक जो संबंध है वो ज्यादा बेहतर हो गए हैं, है ना, व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 की एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा है ना। इन दोनों नीति के माध्यम से क्या है, इन दोनों, जैसे लुक ईस्ट का मतलब क्या है, पूर्व की तरफ देखना, पूर्व की तरफ चलना, है ना। एक्ट ईस्ट यानी कि ईस्ट जो मतलब जो जहां पे एक तरीके से हम पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं, जो पूर्वी एशिया के देश है, इन दोनों ही नीति के माध्यम से क्या करना है, पूर्वी एशिया के जो देश है उनके साथ संबंध बनाने की बात कही गई है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की बात कही गई है। तो ये भारत की एक नीति है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, है ना। इन दोनों ही नीति के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पूर्वोत्तर पूर्वी एशिया के जो देश है उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें, और इसी नीति का हिस्सा है बांग्लादेश भी। ठीक है जी, तो बांग्लादेश भी भारत के लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा है। इसके साथ साथ म्यांमार के जरिए दक्षिणी पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात है। ठीक है, मतलब इन दोनों ही नीति के माध्यम से क्या है, म्यांमार के जरिए जो भी दक्षिणी पूर्वी एशिया है या पूर्वी एशिया है उसके साथ संबंध साधने की बात है, संबंध साधने की कोशिश की जाएगी। देखो, आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देश क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कोई भाई आपदा आ गई देश में, कोई मुश्किल घड़ी आ गई, तो उस समय दोनों ही देश क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, परिक्षेत्रों या एनक्लेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे एरिया है जो दोनों ही देश क्या करते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल के लिए देते हैं, इस्तेमाल करने देते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि बंदरगाह हो सकता है कोई, है ना, कोई समुद्री बंदरगाह हो सकता है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसका क्या करते हैं, दोनों ही देश उसका मिलकर इस्तेमाल करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। चलिए जी, साझे, साझा होगा यहाँ पे, साझा, साझे खतरे को पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरत के प्रति ज्यादा संवेदनशील बर्ताव, सहयोग के दायरे को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि ये दोनों ही देश देखते हैं कि भाई एक दूसरे के लिए कौन सा साझा खतरा है जो कि दोनों ही देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि आतंकवाद हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, इन सभी चीजों को पहचानना है और उसके ऊपर काम करना है, उस चीज को सुधारना है। ठीक है जी, तो ये कुछ सकारात्मक संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में। उम्मीद करता हूं इसको आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक बार आपसे भी भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया आप बस पढ़ाते जाते हो। देखो, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो लाइन से। अभी तक जो भी मैंने आज की इस वीडियो में पढ़ाया है, एक तो ये पेज रह गया, एक पेज आपका अगला ये है, उसके बाद ये है सकारात्मक संबंध वाला है, और उसके बाद अभी आखिरी जो मैंने आपको पढ़ाया ये है। चलिए जी, अब भारत और नेपाल के बीच में संबंध की हम बात कर लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में संबंध कैसे है, तो आप सभी को पता है मधुर संबंध है। दोनों देशों के बीच में संबंध कैसे है जी, मधुर है ना। दोनों देशों के बीच एक संधि है, इस संधि के माध्यम से क्या है, एक ऐसा संधि हो गया जिसके माध्यम से बिना पासपोर्ट के हम क्या कर सकते हैं, बिना वीजा और पासपोर्ट के हम एक दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं, एक दूसरे के देश में जा आ सकते हैं, है ना जी। इससे समझ में आता है कि संबंध तो भाई बहुत अच्छे हैं। भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्वक है, बहुत अच्छे संबंध है हमारे नेपाल के साथ। ठीक है जी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ मतभेद है, कुछ मतभेदों के बावजूद भी व्यापार, वैज्ञानिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, या फिर साझे प्राकृतिक संसाधन की बात करें, बिजली उत्पादन की बात करें, जल प्रबंध ग्रिड की अगर हम बात करें, तो इन मसलों पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है, व्यापार है, विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें, या फिर प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल की अगर बात करें, तो इन सभी चीजों में हम दोनों देश एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं, और ज्यादा गहरे हुए हैं, और होने की उम्मीद है, आसार है कि और आगे संबंध अच्छे होंगे, है ना। लेकिन कुछ नकारात्मक संबंध भी भाई दोनों देशों के बीच में टकराव उत्पन्न होते रहते हैं कुछ मुद्दे को लेकर, जैसे कि अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं, है ना। व्यापार के मुद्दे पे कई बार मनमुटाव दोनों देशों के बीच में हो चुका है। नेपाल की चीन के साथ जो दोस्ती है, आप सभी को पता है कि नेपाल चाइना के साथ जाने की कोशिश करता है, चाइना के साथ संबंध रखने की कोशिश करता है। इस वजह से भारतीय सरकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और इस वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध बिगड़े हैं। ठीक है जी। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, ऐसा आरोप लगता है नेपाल के ऊपर कि नेपाल की जो सरकार है वो भारत विरोधी जो तत्व है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाती। भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो है नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन से बहुत ज्यादा नाखुश है भाई। आप सभी को पता है माओवादी आंदोलन जो हुआ उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई, बहुत ज्यादा मारकाट हुआ, है ना। क्योंकि नक्सलवादी जो विचारधारा है वो उसका उभार देखने को मिलता है। नक्सलवादी जो इतने सारे बढ़ गए हैं, नक्सलवादियों की संख्या इंडिया में बढ़ा, किसकी वजह से? इन्हीं आंदोलन, माओवादी आंदोलन की वजह से। ठीक है, तो ये समस्या उत्पन्न करती है इंडिया के लिए। माओवादी आंदोलन जो है वो इंडिया के लिए समस्या उत्पन्न करती है जी। आगे आ जाते हैं, अगला पॉइंट क्या है, क्योंकि माओवादी आंदोलन से क्या हुआ भाई, भारत में बिहार की बात कर ले, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक कई प्रांतों में क्या हुआ, नक्सलवादी समूहों का उभार देखने को मिलता है। नेपाल के लोगों को लगता है कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। देखो जी, अब क्योंकि इंडिया जो है वो पावरफुल है, नेपाल कमजोर देश है, तो ऐसा लगता है नेपाल के लोगों को कि भारत जो है वो उनके मामले में, अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। इसके साथ साथ नदी, जल एवं पनबिजली पर आंख गड़ाए बैठा हुआ है। ये भी आरोप लगता है नेपाल के द्वारा कि भाई जो पनबिजली है, जो नदी का जल है, इसके ऊपर इंडिया ने क्या कर रखा है, नजर गड़ा रखा है पूरी तरीके से। चारों तरफ से जमीन से घिरा नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत उनको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। अब नेपाल को यह भी लगता है कि भैया इंडिया जो है ना हमें समुद्री मार्ग, क्योंकि नेपाल की अगर आप बात करोगे, है ना, इधर हमारा नेपाल है, तो अगर आप नेपाल को देखोगे, इधर ये वाला जो एरिया है आपका, मान लो नेपाल का है, ठीक है जी, तो नेपाल चारों तरफ से मतलब जमीन से घिरा हुआ है। अब समुद्र तट तो है नहीं भाई, समुद्री तट है नहीं नेपाल के पास, तो नेपाल को ऐसा लगता है कि इंडिया ना इनको भाई जाने नहीं देते, समुद्र तक पहुंचने नहीं देते, समुद्र अपना इलाका नहीं देते हैं समुद्र तक पहुंचने के लिए। तो ये भी आरोप लगा देता है जी नेपाल, समझ रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे जी। आगे बढ़ते हैं जी, ये हो गया आपका नेपाल वाला टॉपिक खत्म। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, यहां से नेपाल वाला टॉपिक आपका यहां से शुरू हुआ था। ये सकारात्मक संबंध है, ये नकारात्मक संबंध का हो गया, और इसके बाद ये। चलिए जी, भारत श्रीलंका की बात कर लेते हैं। भारत श्रीलंका के बीच में कैसे संबंध है? देखो, भारत श्रीलंका के बीच में पहला नकारात्मक संबंध बता रखा है कि भाई जो जातीय संघर्ष है, जातीय संघर्ष को लेकर ही कुछ समस्या उत्पन्न हुई, तनाव उत्पन्न हुआ दोनों ही देशों के संबंधों में, है ना। 1988 में 1987 है ना आपका, 1987 में शांति सेना भेजी थी, है ना, 1987 में शांति सेना भेजी थी। तो उसके बाद से क्या कर रखा है, आपको पता है कि जब शांति सेना हमने श्रीलंका में भेजा था, तो उसके बाद से क्या होता है कि क्योंकि श्रीलंका ने इसको अपने अंदरूनी मामले में दखलंदाजी माना था, है ना, तो भारतीय सरकार ने क्या किया, श्रीलंका के अंदरूनी मामले में असंलग्नता की नीति अपना रखी है ना, उसको उस पर अमल कर रही है कि भाई हम उनके किसी भी अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। ये कोशिश भारतीय सरकार कर रही है। देखो, भारत और श्रीलंका के बीच में सकारात्मक संबंध कौन से हैं?
तो भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार हो रहा है। इन दोनों देशों के संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में जब सुनामी आई थी 2004 में, ठीक है जी, कब आई थी जी? 2004 में सुनामी जब आई थी, तो सुनामी के समय हमने उनको मदद किया, है ना। जो भी समस्या वहां पे उत्पन्न हुई उससे उबरने में, उससे निकलने में हमने श्रीलंका की हेल्प की काफी ज्यादा। चलिए जी, ये हो गया। अगला टॉपिक भारत और भूटान के बीच संबंध की अगर हम बात करें, तो भारत और भूटान के बीच में भी संबंध जो है बहुत ही अच्छे हैं, और भूटानी सरकार के साथ कोई बहुत बड़ा झगड़ा हमारे बीच में नहीं है, है ना। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गोरिल्लाओं को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। देखो जी, भूटान ने एक और बढ़िया काम किया, क्या किया कि जो भारत विरोधी जो उग्रवादी थे, जो गोरिल्ला लड़ाके थे, उनको भूटान ने क्या किया, अपने क्षेत्र से मार भगाया। तो ये अच्छा काम किया भाई भूटान ने, इससे भारत को बहुत बड़ी मदद मिली। ठीक है जी। देखो, भारत जो है भूटान के पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं पर हाथ बटा रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं हम। भारत और नेपाल आ गया जी, भूटान होगा, काट देना इसको जी। भारत और नेपाल, भारत क्या कर रहे हैं, मतलब भारत भूटान के विकास के कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान देता है। आपको पता है कि भूटान में जितने भी विकास कार्यक्रम चल रहे हैं वो सब भारत की वजह से चल रहे हैं। भारत काफी ज्यादा योगदान देता है ना। चलिए जी, आगे बात कर लेते हैं भारत और मालदीव के बीच में संबंध। देखो, मालदीव के साथ भारत के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा दोस्ताना पूर्वक है, गर्मजोशी से भरे हुए संबंध है। 1988 में क्या हुआ, श्रीलंका से कुछ भाड़े के जो तमिल सैनिक है वो मालदीव पहुंच गए थे, है ना, हमला किया। उस समय भारत से इन्होंने मालदीव ने भारत से मदद भी मांगी थी, और इंडिया ने मदद भी किया था। अपनी वायुसेना, है ना, अपनी वायुसेना और नौसेना भेज के तुरंत कार्यवाही किया और उनकी मदद की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास में मदद किया है, पर्यटन में मदद किया है, मत्स्य उद्योग के विकास में भी इंडिया ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन अभी आपको पता होगा हाल फिलहाल में संबंध जो है वो कैसे है, हमारे मालदीव के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं जी। चलिए आगे बात करते हैं भारत की दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूमिका। भारत का दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्या भूमिका है? ठीक है जी, देखिए, भारत एक शक्तिशाली देश है ना, और शक्तिशाली होने के कारण क्या है, छोटे देश भारत पर शक करते हैं, शक की निगाह से इंडिया को देखते हैं। अब क्यों देखते हैं? भारत सरकार को लगता है कि उनके पड़ोसी देश उनका बेवजह फायदा उठाते हैं। अब देखो, इंडिया को ऐसा लग रहा है कि भाई उनके जो पड़ोसी देश है कमजोर है, संसाधन की कमी है उनके पास, तो वो भारत का फायदा उठाते हैं, ऐसा इंडिया को लगता है। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए, क्योंकि इससे नुकसान इंडिया को ही होगा, है ना। क्योंकि सारे देश जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, पाकिस्तान की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, तो मतलब सैन्य मामले में ठीक ठाक है ना। देखो, भारत को क्या डर है? भारत को डर है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो बाहरी ताकत इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिल जाएगी। जो बाहरी ताकत है, कोई आतंकवादी की शक्ति है या फिर कोई दूसरे देश की अगर हम बात करें, तो वो क्या कर सकते हैं, जहां पे इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमा सकते हैं। जैसे कि चाइना की बात कर लो, अगर किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता आती है तो उस समय चाइना जो है उन देश में अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, या कोई आतंकवादी संगठन है वो इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, छोटे देशों को क्या लगता है? छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिणी एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, अपना दबदबा दिखाना चाहता है। इन इलाकों के सभी झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में है। मेन केंद्र में कौन होता है भाई? इंडिया, है ना। अगर हम दक्षिणी एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में सबसे मेन इंडिया है, और बाकी पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध कैसे हैं, किसी के साथ अच्छे हैं, किसी के साथ बहुत ही बुरे हैं, है ना। आपको पता है ये बात, ठीक है। देखो जी, ऐसा नहीं है कि ये दक्षिण एशिया के जो देश है वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। शांति और सहयोग भी है इन देशों के बीच में, ठीक है जी। अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना। माफी चाहूंगा बच्चों, इस क्लिप को मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि फोन हो गया था स्विच ऑफ, और इस वजह से
यहां से मेरे को दोबारा से आप लोगों को टॉपिक्स को समझाना होगा। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि दक्षिण एशिया के जो देश है वो आपस में सिर्फ लड़ते ही नहीं रहते, बल्कि कई मामलों में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, है ना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है कि अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ता तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं कि भाई हाँ, हमें दोस्ताना पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, अच्छे संबंध को महत्व देना चाहिए। और ये जो शांति के प्रयास जो किए गए हैं वो द्विपक्षीय भी किए गए हैं, और कई बार क्षेत्रीय स्तर पर भी देशों ने क्या किया है, एक दूसरे के बीच अच्छे संबंध रखने की कोशिश की है ना। इसी के तहत आप सभी को पता है कि दक्षेस की स्थापना की गई। दक्षेस या फिर जिसको हम सार्क बोलते हैं इंग्लिश में, सार्क का फुल फॉर्म क्या है जी? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। याद रखना भाई, फुल फॉर्म पूछा जाता है सार्क का, ठीक है। दक्षिणी एशियाई, हिंदी में दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का संगठन भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो दक्षिणी एशियाई देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन बनाया गया है। सॉरी, माफी चाहूंगा। दक्षेस की स्थापना की गई दक्षिणी एशियाई देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और इसकी शुरुआत कब की गई, इसका गठन, इसकी स्थापना कब की गई थी दक्षेस की? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे जी? तो ढाका कह रहा हूं, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके दक्षेस की नींव डाली गई थी, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे है, विवादों के कारण दक्षेस को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। दक्षेस के सदस्य देशों ने 2002 में क्या किया था? दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब देखो यहाँ पे डेट जो दे रखा है, जिसको हम साफ्टा बोलते हैं, साफ्टा का डेट क्या दे रखा है? 2002। साफ्टा क्या है? सबसे पहले आप साफ्टा को समझ लो। साफ्टा क्या है? साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। हिंदी में क्या लिखा है? दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है। तो ये एक समझौता था, इस पे हस्ताक्षर जो दे रखा है डेट आपका 2002 दे रखा है, नीचे 2004 भी दे रखा है। लेकिन आप 2004 के साथ जाए, मैंने गूगल भी किया तो गूगल पे भी ज्यादातर जगह 2004 ही दे रखा है। एक बार आप गूगल करना, जो भी आप वहां पे देखते हो कमेंट में भी डाल देना ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 2004 में क्या हुआ जी? इस पे मुक्त व्यापार क्षेत्र जो समझौता है उस पे दस्तखत किया गया, हस्ताक्षर किया गया देशों द्वारा, है ना। अब इसकी स्थापना क्यों की गई? जो दक्षेस में जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है, इसकी स्थापना कब की गई? देखो इसको लागू कब किया गया, कब से लागू है भाई? मुक्त व्यापार, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार जो समझौता है ये कब से लागू है? 1 जनवरी 2006 से लागू है ना। इसका पर्पस क्या था? इस समझौते का मेन लक्ष्य था इन देशों के बीच में, जो दक्षिण एशिया के जो देश है उनके बीच में व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है उसको कम कर देना। मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने का ही मेन पर्पस था कि देशों के बीच में जो सीमा शुल्क लगता है, जब दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा था, है ना, तो जैसे इंडिया दूसरे अपने किसी पड़ोसी देश के साथ व्यापार कर रहा था, बहुत ज्यादा शुल्क लगता था। लेकिन मुक्त व्यापार क्षेत्र की जब स्थापना की गई तो उसके बाद ये जो सीमा शुल्क है उसको बहुत कम कर दिया गया, है ना। कुछ छोटे देश अब इसको क्या मानते हैं, साफ्टा को किस नजरिए से देखते हैं? तो कुछ छोटे देश साफ्टा की ओर से, ऐसा मतलब छोटे देशों को ऐसा लगता है कि साफ्टा की ओट लेकर, साफ्टा के जरिए भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है जी? भारत उनके बाजार पर सेंध मारना चाहता है, भारत उनके बाजार पे कब्जा करना चाहता है ना। छोटे देशों को भय है कि भारत उनके समाज और राजनीतिक पर असर डाल सकता है, उनके राजनीति को अपने कंट्रोल में ले सकता है ना जी। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानना क्या था कि भाई साफ्टा के जरिए इन क्षेत्र के हर एक देश को लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को लाभ होगा, बल्कि साफ्टा के जरिए सभी देशों को लाभ होगा। भारत का मानना यह भी था कि इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। मतलब मुक्त व्यापार बढ़ने से क्या होगा? जब व्यापार होगा देशों के बीच में तो राजनीतिक जो मसले हैं उसका भी आसानी से समाधान हो सकता है, राजनीतिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत, भूटान, नेपाल, देखो भारत ने क्या किया है, भारत ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर चुका है इन देशों के साथ। तो ये आपका साफ्टा के बारे में था। साफ्टा के बारे में भी याद रखना भाई, पेपर में आता है। एक तो सार्क के बारे में, है ना जी, सार्क के बारे में और साफ्टा के बारे में,
इन दोनों के बारे में याद रखना है, पेपर में आता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बस इस चैप्टर का हमारा जो आखिरी टॉपिक रह गया है वो ये रह गया है कि चाइना और अमेरिका का दक्षिणी एशिया के राजनीति में क्या भूमिका है। तो आप सभी को पता है कि भाई चाइना भी दक्षिणी एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमेरिका भी। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि चीन और अमेरिका की दक्षिणी एशिया की राजनीति में अहम भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं, है ना, लेकिन फिर भी पता है आप सभी को कि चाइना का पाकिस्तान के जो संबंध है उसके वजह से भारत चाइना संबंध में कठिनाई आई है। भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है वो पाकिस्तान की वजह से बिगड़ गए हैं। 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज्यादा मजबूत हुए हैं। मतलब चाइना के साथ हमारे जो संबंध है 1991 के बाद से ज्यादा अच्छे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। देखो जी अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने अमेरिका ने क्या किया, शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध बनाए, दोनों से बेहतर संबंध बनाए। पहले तो भाई शीत युद्ध के समय काल की बात करें तो पाकिस्तान सीधे सीधे अमेरिका के गुट में था भाई, सीधे सीधे अमेरिका को सपोर्ट करता था। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद अमेरिका ने क्या किया, भारत के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए। भारत और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए, है ना, उदार आर्थिक नीति अपनाई गई। दोनों ही देशों ने उदार नीतियों को अपनाया जो कि अमेरिकी विचारधारा थी। कहीं ना कहीं अमेरिका भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। जब भी कोई संघर्ष हुआ, तनाव हुआ था, उस समय मध्यस्थता यानी कि बीच की भूमिका निभाई किसने, अमेरिका ने, और दोनों देशों के बीच में सहयोग करवाया। दोनों देशों के बीच में जो समस्या है उसके समाधान में अमेरिका ने काफी ज्यादा हेल्प किया है। दक्षिणी एशिया में अमेरिका की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ रही है ना। क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार दोनों का आकार बहुत बड़ा है। दक्षिण एशिया की अगर हम देशों की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है। तो इस वजह से भी जो अमेरिका है वो दक्षिण एशिया में दिलचस्पी ले रहा है और दक्षिण एशिया के देशों में अपनी भागीदारी दिखा रहा है। ठीक है जी, बस इसमें इतना ही था। आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं जो भी टॉपिक मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आया। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।